वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में। आज का हमारा विषय है, जैसे कि हमने बताया था कि मैनेजिंग द साइड इफेक्ट्स। और लेकिन जैसे कि पिछले जून मंथ में हमारा इंटरनेशनल योगा डे था, और उनके लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, भाव्या मीरचंदानी जी। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में। अपना कीमती समय निकाल कर वो आई है और हमें थोड़ा सा अ, इस कैंसर एक्सरसाइज में कैसे रिकवर हो सकते हैं, कैसे सपोर्ट मिलेगा हमें, और घर बैठे हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा भाग्य जी से सुनेंगे और उनका गाइडेंस लेंगे। शुरू करते हैं आज की इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का, जिसमें आज के साथ हमारे साथ जुड़ी है हमारी गेस्ट स्पेशल गेस्ट योगा टीचर हमारी भाव्या मीरचंदन जी। जी नमस्ते भाव्या जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुछ टेक्निकल वगैरह है शायद भाव्या जी। थैंक यू सो मच विवेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आंटी माँ जी, अरविंद, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग में। फातिमा जी भी जुड़ गई हैं। आई थिंक भाव्या जी का कुछ टेक्निकल इश्यूज है। ब- हाँ। अरविंद जी, विवेक सर थोड़ा सा आप भाव्या मैडम जुड़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़े अपने व्यूज शेयर कीजिए हमारे इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप के बारे नमस्कार एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं और हम पहले भी मुलाकात हमारी हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे। और शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे या बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे मुझे या सुन रहे होंगे। मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं एक वॉलंटियर हूँ ब्लैडर कैंसर इंडिया में। और हम लोग काम करते हैं ब्लैडर कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और कैसा होता है कि ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जब तक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाए तब तक हमको समझ में भी नहीं आता है कि कुछ प्रॉब्लम है। एंड दूसरी चीज ये है कि हम बहुत बार जो है इग्नोर करते हैं। जैसे शरीर में से हम आँख का, नाक का, कान का इस्तेमाल रोज करते हैं, मतलब सारे ऑर्गन ही हम यूज रोज करते हैं। लेकिन जब तक ब्लैडर एकदम फुल नहीं हो जाए और हमको कहीं वॉशरूम जाने के लिए एकदम परेशान नहीं हो जाए तब तक हमको इस ऑर्गन के बारे में समझ भी नहीं आता है। हम ऐसा इग्नोर करते रहते हैं इसको। इसलिए ये ऑर्गन या ऐसे और भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मतलब इतना बड़ा कैंसर नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं है जैसे लंग कैंसर है या हेड एंड नेक कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके बारे में बात कम होती है। इसके लिए हमने ये मुहिम शुरू करी थी कुछ साल पहले कि हम ब्लैडर कैंसर में काम करेंगे। संजीव जी, संदीप, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं टाटा से और बाहर से भी। वो लोग कोशिश करते हैं, अपना श्रम दान करते हैं, वो हमारे साथ बनते हैं, आते हैं और हमारे जो कॉमन जो मिथ होते हैं या कॉमन जो सवाल होते हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब आज भी हमारे साथ डॉक्टर अखिल, डॉक्टर अनुज रहेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि हर सेशन में जो है एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कम से कम एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो। और उनके अलावा अगर कोई और आ सके, जैसे आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बात करेंगी डाइट की। इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसर जो है हमको सिर्फ फिजिकली इम्पैक्ट नहीं करता है। फिजिकल इम्पैक्ट तो बीमारी तो एक चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ हमें इमोशनल चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि द मोमेंट हमको कैंसर होता है हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, हम समाज से अलग हो जाते हैं। समाज हमको, मतलब जो व्यक्ति कल विवेक शर्मा था आज वो कैंसर पेशेंट हो जाता है, उसको हर व्यक्ति जो है किसी न किसी दूसरी निगाह से देखना शुरू कर देता है। तो अब ऐसे में वो अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकता है, क्योंकि या तो जब बहुत ज्यादा सिंपैथी उसको मिलती है या तो सिंपैथी नहीं मिलती, एम्पैथी नहीं मिलती है उसको। उनको लगता है कि चलो ठीक है, मतलब अरे ये तो अभी कल को इनके साथ ऐसा हो जाएगा, तो
रिश्ते खराब हो जाते हैं, सपोर्ट की जरूरत होती है, फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। क्योंकि कई बार जैसे रेडिकल सिस्टेक्टमी होता है तो उसके बाद जो हमारा जो नियो ब्लैडर लगता है, आई एम श्योर हमारे ग्रुप में कई लोगों को लगा भी होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारे व्यवहारिक चेंजेस आते हैं, बहुत सारे सामाजिक चेंज आते हैं। हम पब्लिकली वैसे नहीं जा सकते हैं जैसे हम पहले चले जाते थे। ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारी टॉक्सिसिटीज हो जाती हैं क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे जुड़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, आपस में बातें करते हैं और एक्सपर्ट्स की भी सुनते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका भरपूर उपयोग कीजिए। और अपने फेलो, आपको भी लगता है कि कोई और अगर किसी आप कैंसर पेशेंट को, ब्लैडर कैंसर पेशेंट को जानते हैं या केयर गिवर को जानते हैं, तो उनको ब्लैडर कैंसर इंडिया के बारे में ज़रूर बताएं और उनको बताएं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम इस तरह से बातें करते हैं। तो भावना जी नमस्कार, और हाँ बहुत जी, बहुत स्वागत। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके इस गाइडेंस के लिए। और डेफिनेटली जैसे विवेक सर ने कहा कि जितने भी ब्लैडर कैंसर के लोग, हमारे जो भी वॉलंटियर्स है, हमारे केयर गिवर्स है, उनको प्लीज हमारे इस ग्रुप में जुड़िए और ब्लैडर कैंसर के बारे में बेहतर जानने का मौका पाइए। तो हमारी जो भाव्या जी है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर। और जैसे कि मैंने कहा था कि इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, तो वो स्पेशली आई है हमारे इस ग्रुप पर जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको योगा के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस करेंगी। और डेफिनेटली उनका फायदा जरूर हमारे पेशेंट को होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। जी भाग्य जी। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम भावना भावना मीरचंदानी है। मैं पिछले 7-8 सालों से योगा में ही हूँ। मतलब योगा सिखाती हूँ, प्रैक्टिकली योगा। एक्चुअली योगा क्या है? योगा, जैसे हम योग का एक्चुअली आप मीनिंग देखेंगे तो योग का मीनिंग क्या रहता है कि जोड़ना। और योग का अगर आप प्रॉपर मीनिंग देखेंगे तो उसका अर्थ ये है कि वो हमको अपने आप से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाता है। क्योंकि योग का मीनिंग मतलब केवल हम शारीरिक स्तर पे हम नहीं बोल सकते हैं। योग आपको भावनात्मक, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से आपको स्टेबल बनाता है। और योग का मतलब क्या, जैसे हमने जो योग में पढ़ाई किया है तो उसमें क्या बताया है कि जब हम आसन प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय हमारा जो आसन का पोस्चर है वो आपका स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका पूरा जो योग है वो ब्रीदिंग पर रहता है। ठीक है? तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आसन का प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं, तो हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं। आसन में भी हमको यही बताया है, हमारे जो योग के गुरु होके गए थे, स्थिर सुखम आसनम। मतलब आपको आसन में आप बैठे हो तो आपको ऐसे जबरदस्ती ज्यादा एफर्ट्स डाल के प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, जैसे हम जब बचपन में हम पढ़ाई करते हैं तो कैसे हम जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो योग का मीनिंग भी यही है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी क्या कहा है, शरीर खलु धर्म साधनम। मतलब अपने शरीर की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अब जैसे हमारे योग के गुरु पतंजलि जी ने योग के 8 अंग बताए हैं। तो पहले तो उन्होंने यम नियम बताया, फिर आसन बताया, फिर प्राणायाम बताया, फिर प्रत्याहार, मुद्रा, बंध। तो यम नियम कैसे है वो आपको, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो हमको इमोशनली और आपको डेली टू डेली लाइफ में हमको कैसे अपने आप को अनुशासित करना है, कैसे हमको अच्छी लाइफ जीनी है। योग बेसिकली, आपका योग जो है शरीर से ज्यादा मन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, आप सबको पता है, मुझसे ज्यादा आप जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है, वो साइकोसोमेटिक होती है, बराबर। तो वो किस कारण होती है? सबसे पहले हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। मन से जाकर वो मन से जाकर वो आपके शरीर पर जाता है, प्राणमय कोश पर जाता है, उसके बाद आपके अन्नमय कोश पर जाता है। मतलब मन के कारण ही, मन ही जो है हमारे सारी जो दुविधाओं का, उसका मूल, उसका कारण वो हमारा मन है। इसीलिए योग में जब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं, आसन का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको किस तरह से, आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हो। प्राण प्राण में मतलब क्या, जब हम प्राणायाम करते हैं तो
आपको ये भी पता है कि जब हम आसन प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके शरीर के सेलुलर लेवल पर होता है, आपके हर एक सेल्स पर उसका इफेक्ट होता है। और योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे पहले हम थोड़ा यम नियम के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आसन प्राणायाम। तो इस तरह से कैसा होता है कि आपको ये भी पता चलता है, और जब योग का हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लाइफ में खुद ब खुद चेंजेस आते हैं। मतलब आपके सोचने का नजरिया, आपको लाइफ को देखने का नजरिया, वो भी आपका चेंज होता है। जैसे कि अभी पानी का ग्लास है, हमने आधा भरा भर के रखा है। आधे लोग क्या बोलेंगे, आधा ग्लास भरा है, आधे लोग बोलेंगे आधा ग्लास खाली। ये आपके देखने का नजरिया है। आप धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। आपको ये चीजें समझ में आती है कि लाइफ को हमको जीना है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफें हैं, उनका हमको सामना करने की शक्ति आती है। इसीलिए योग का अभ्यास कैसा है, पूरा आपके ब्रीदिंग पर है, और दूसरा आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। इसीलिए आजकल ऐसा नहीं कि हम एरोबिक्स नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर तरह से, आपको शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, स्पिरिचुअल वे पर एक बैलेंस लेकर आता है। और जैसे हम इसमें कैसे रहता है, आपका मंत्र साधना रहती है, प्राणायाम रहता है, इसमें आपका ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रहती है। तो वो धीरे धीरे आपको अंदर की तरफ लेके जाती है। और इसमें कैसा रहता है, आपका थॉट्स थॉट्स लेवल हमारे धीरे धीरे कम होते हैं। क्योंकि जितना हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, जितना हम विचार करते हैं, उतना ज्यादा आपका मन बेचैन होता है, उतना ज्यादा हम टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। तो योग क्या करता है, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको नींद अच्छी आती है। आपका एक दिन का, मतलब सॉरी, 1 घंटे का योग का प्रैक्टिस आपके बाकी के 23 घंटे बेटर बनाता है। तो इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, हम जैसे बाकी चीजें करते हैं डेली लाइफ में, हमने उनको खाना पीना सोना, तो योग को भी हमको एक रूटीन बना के कि हाँ, क्योंकि अपने शरीर की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और अपने मन को कैसे नियंत्रण करना है, अपने विचारों को कैसे कम करना है, वो आपको योग का अभ्यास करके ही आपको उसका एक्सपीरियंस आएगा। और जब मन के लेवल पर आप, मतलब एकदम ऐसा धीरे धीरे आप बैलेंस हो जाओगे, तो वो जो बीमारी हमारे अंदर आती है, अभी छोटी छोटी बीमारियां भी जो है, वो साइकोसोमेटिक बीमारी है। पहले मन पर आती है, फिर आपके प्राणों पर जाती है, फिर उसके बाद आपके शरीर पर आती है। अगर आपका मन खुश है, आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि लाइफ में कैसा रहता है, हम लोगों का नेचर कैसा है बेसिकली, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हर एक छोटी छोटी बात पर हमको गुस्सा आता है, या हम दूसरों को देख के हमारे अंदर जेलिसी होती है, बराबर। ये सारी चीजें भी आपकी योगा से ही कनेक्टेड है। क्योंकि जितना आप अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे, सेटिस्फाई रखोगे, आपका मन खुश रहेगा, तो आपका शरीर भी आपका उतना ही आपका हेल्दी रहेगा। तो योग एक ऐसा माध्यम है जो आपको शरीर के साथ, मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए योग का अभ्यास करना आज के डेट में, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे बेस्ट और इससे अच्छा उपाय कोई है ही नहीं। नमस्ते, थैंक यू। जी थैंक यू भावना जी, आपने अपना समय निकाल कर इस हमारी ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के लिए आप आए। और योगा कितना महत्वपूर्ण है, कितना योगा कितना फायदा दे सकता है, और डेफिनेटली जैसे छोटे छोटे मेडिटेशन है, ब्रीदिंग ब्रीद आउट राइट, वगैरह ये हम राइट, करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा हमारे जीवन में राइट, होता है। राइट, 100%, हंड्रेड जी। परसेंट तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी डॉक्टर अखिल सर से अनुरोध करता हूँ कि सर आज जो हमारी मीटिंग है, मैनेज द साइड इफेक्ट इन ब्लैडर कैंसर, उसके बारे में थोड़ा आप मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर अखिल सर।
डॉक्टर अखिल सर, आप क्या मुझे सुन रहे हो? हाँ, आई थिंक सर कनेक्ट हो रहे हैं। Recording in progress. यस संदीप जी। अ, जो भी लोग आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं सभी को धन्यवाद। अ, अ, हमारे आज यूरिनी ब्लैडर कनेक्ट की एक और मीटिंग का शेड्यूल है। अब ये समझने की बात है कि जैसे हम पिछले कई बार से बात कर रहे हैं कि यूरिनी ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए और आगे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं ये समझने के लिए हमने लास्ट टाइम समझा कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अब इस तरह के ट्रीटमेंट्स एडवांस तो होते जा रहे हैं, लेकिन कई बार फंड की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ कि फंड रिलेटेड समस्या का भी एक समाधान करें और इसके बारे में पहली बार जिस दिन हॉस्पिटल आ रहे हैं उस दिन से ही उसके बारे में सोचना शुरू करें। फंड की एप्लीकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी की हमारी ये कोशिश रहती है कि जब फर्स्ट टाइम ही हॉस्पिटल आए तो फंड के बारे में सोचें और एक कॉस्ट एस्टिमेट जो होता है, जिनका रिम्बर्समेंट नहीं होता है कि कोई, उनको एक कॉस्ट एस्टिमेट बना के विधायक कोटा में फंड जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आप जिस दिन डॉक्टर से पहली बार मिलते हैं उस टाइम में, या जब स्कैन और बाकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, स्टेज के बारे में क्लियर हो जाता है, उस टाइम में डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपको फंड का एक एस्टिमेट मिलता है। फिर एक और कुछ समझने की बात है कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ एडवांस ट्रायल्स, जिसको बोलते हैं कि अध्ययन, वो कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि टाटा वाराणसी में कुछ अध्ययन के स्टडी अध्ययन चल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ एडवांस ट्रीटमेंट, जैसे जिसको बोलते हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट है टारगेटेड थेरेपीज का, जिसको इन्फोर्टूमैब वेडोटिन बोलते हैं। इस तरह की दवाइयाँ जो काफ़ी मुश्किल होती हैं खुद से खर्चा करके अरेंज करना, वो अध्ययन के थ्रू फ्री मिल सकती हैं। तो अध्ययन के बारे में भी डॉक्टर से पूछने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वो किसी अध्ययन में फिट हो रहे हैं कि नहीं, और यदि अध्ययन के बारे में फिर पूरा समझे और कोशिश करें, यदि उनको लगता है कि अध्ययन से लाभ होने की संभावना है और बातें सारे समझ में आ रही हैं, तो अध्ययन के बारे में जरूर पूछे। कई बार हमने देखा है कि लोग अध्ययन से इतना घबराते हैं, उनको लगता है कि अध्ययन उनको गिनी पिग जैसा बना दिया जाएगा, कि इस तरह से लोग घबराने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि पहले पूरा ध्यान से समझना चाहिए और इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर सोच समझ के फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। फिर रहा बातें ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स की, तो जैसा हम जानते हैं कि पेशाब की थैली में भी इस तरह की बीमारी हो तो बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की एक संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए एक ही ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि समय समय पे अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें और समय समय पे पानी का इंटेक करते रहें, मतलब पानी पीते रहें, ताकि क्या हो कि पानी की इससे रिलेटेड कमी ना होने पाए, ताकि दिक्कत कम से कम रहे। दूसरी बात है कि पेशाब के इन्फेक्शन से बचने के लिए कई बार सलाह दी जाती है कि यदि पहले से कोई ट्यूब लगी हो, जैसे पेशाब की नली लगी हो या कोई और तरह की ट्यूब हो, तो
जब वो उसका कार्य पूरा हो जाए, कुछ बार ये समय समय पे चेंज कराने की भी जरूरत होती है, तो उसको सही समय पे चेंज किया जाए। ताकि कई बार क्या होता है कि पेशाब की थैली बदलना भूल गए, और 2 महीने 3 महीने, हर तरह की पेशाब की थैली की नली की अलग लाइफ होती है। तो उस आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि पेशाब की नली नेक्स्ट टाइम कब बदलने की ज़रूरत है या कब निकालने की संभावना है। तो यदि निकालने लायक संभावना बनती होगी तो यूरोलॉजिस्ट की सलाह से पेशाब की नली निकाली भी जा सकती है, और लगता है कि नहीं अभी नली की ज़रूरत है तो उसको बदली जा सकती है। तो इससे क्या होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा अब ये ध्यान रखना है कि जैसे कई बार साथ में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो एक थकान की समस्या बहुत कॉमन समस्या है, जिससे लोग घबराते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में खून की कमी होना। तो इसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी मरीजों की आयरन, शरीर में कुछ विटामिन होते हैं B12, फोलेट, इनकी जांच बेसलाइन पे ही कर लिया जाए, शुरुआत में ही कर लिया जाए। यदि उनकी कमी हो तो पहले से दे दिया जाए, न कि जब मरीज को ऑलरेडी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं उसकी जगह करने की जगह ऐसा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और इसके हिसाब से ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है। और कोशिश रहती है कि हर तरीके की संभावना, इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व की जाए। तो इस तरह की मीटिंग करने से यही हमारा, इस तरह की कनेक्ट प्रोग्राम का यही मतलब है कि जो लोगों के कॉमन क्वेश्चन हो, जैसे लोग कई बार चिंतित रहते हैं कि एक्सरसाइज करें तो किस तरह की एक्सरसाइज करें, तो इस तरह के हमारे सेशंस में ये फायदा रहता है कि हमारी ब्लैडर कनेक्ट टीम इस तरह के सेशंस अरेंज करती है, और अलग अलग एक्सपर्ट्स है। जैसे आज हमने योगा और मेडिटेशन के बारे में बहुत ही अच्छी बातें सुनी कि किस तरीके से करना चाहिए, इनका क्या प्रयोजन है, कैसे कर सकते हैं, इनके क्या लाभ हैं। इसी तरह से हमने पहले एक्सरसाइज के बारे में कुछ कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश की, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे एक साथ सारी चीज़ समझना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर बार हम कुछ कुछ चीज़ें बताएं, ताकि लोगों की जानकारी बढ़े और वो अपने और अपने आसपास के मरीजों की और उनके लोगों की हेल्प कर सकें। फिर एक और ये चीज़ समझनी, जैसे मैंने बहुत बताई कि हम लोग हमेशा कोशिश बहुत करते हैं कि फंड की समस्या ना आए। तो ये चीज़ें हमें जानते हुए कोशिश करनी चाहिए कि इसके रिलेटेड सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और जब भी आप हॉस्पिटल आएँ, यदि फंड की थोड़ी भी समस्या हो तो डॉक्टर से कॉस्ट सर्टिफिकेट का ज़रूर माँग करें, ताकि आप अपने विधायक कोटा में और आगे सर्टिफिकेट्स में अप्लाई कर सकें। तो इसके आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अनुज को कि यदि जो प्रश्न है वो आगे ले सकें। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने ओपीडी में टाइम निकाल कर हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया। कुछ कुछ 2-3 सवाल हैं, तो हम उस सवालों की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि सर, डॉक्टर अनुज ज्वाइन किए हैं क्या पहले? वो देख, डॉक्टर अनुज, अच्छा हाँ, तो दिख नहीं रहे हैं डॉक्टर अखिल। डॉक्टर अनुज किस नाम से ज्वाइन किए हैं? नहीं, आज आई थिंक अरविंद डॉक्टर अनुज हैं क्या? हम्म, ओके, कोई बात नहीं। तो अभी जब तक वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम ये लोग प्रश्न आगे कंप्लीट कर लेते हैं। चलेगा सर। 1-2 सवाल है, जैसे कि सर गुड आफ्टरनून, संजना उनका नाम है, पेशेंट चंडीगढ़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, उनके बारे में बताइए। आई थिंक ये बोन मैरो लिम्फोमा रिलेटेड क्वेश्चन है। हम्म। देखिए, समझने की बात है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कई बार ब्लड कैंसर्स में और लिम्फोमा नाम की बीमारी में की जाती है। कुछ और भी कैंसर है जैसे मल्टीपल माइलोमा, इन कंडीशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंसिडर किया जाता है। और ट्रांसप्लांट भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटो ट्रांसप्लांट, जिसमें मरीज का ही बोन मैरो पहले निकाला जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी दी जाती है और वापस से जो सेल्स निकाली गई थी उनको दी जाती है। इसको ऑटो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं जैसे ब्लड कैंसर, इसमें ज्यादातर कंडीशन में और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब कोई मैचिंग करना करके देखना पड़ता है भाई बहन का या और किसी का, जिससे मैच यदि मिलने के बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये जो ऑटो ट्रांसप्लांट होता है जिसमें खुद का किया जाता है, ये ज्यादा आसान होता है, इसमें साइड इफेक्ट्स भी कम आते हैं
और सक्सेस रेट भी ज़्यादा हाई होती है। किंतु ये समझना चाहिए हर तरह के मरीज में अलग अलग तरीके के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से खर्च, उसी हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। तो काफ़ी उससे रिलेटेड डिटेल आपको अपने डॉक्टर से समझना होगा कि आपको किस तरह का ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया गया है और उसके स्टेप्स बताए जाएंगे। जी सर, एक दूसरा सवाल है राजेंद्र शर्मा। थर्ड कीमो पड़ा है 1 वीक पहले, बट अभी उनको बहुत कमजोरी हो रही है। पेशेंट नाम है राजेंद्र शर्मा। ओके ओके। तो कीमोथेरेपी के बाद जैसे मैंने बताया कि कुछ बार साइड इफेक्ट्स होते हैं, कई बार भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाया जाता, या कुछ बार वॉमिटिंग की समस्या यानी उल्टी की समस्या रहती है। तो इन कारण से कमजोरी होना और वजन गिरने की समस्या काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। तो हमारा यही सजेशन रहता है कि यदि ऐसा हो कि बिल्कुल खाया पिया ना जा रहा हो, तो हॉस्पिटल में आके आसपास कहीं सलाइन लगवा लें, जिसमें ग्लूकोज और मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, जिससे एक बार राहत आ जाए। लेकिन यदि कोई और समस्या हो तो डेफिनेटली बेटर रहेगा कि हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे आके दिखा लें। जी सर, एक दूसरा सवाल है, जब शरीर में तकलीफ बहुत हो और मन ठीक ना हो तो क्या करें, कैसे फोकस करें ऐसी हालत में? जी। तो जैसा अभी आज हमने सुना कि इस तरह की कंडीशन में एक तो ध्यान ध्यान लगाने की कोशिश, मेडिटेशन, योगा, इनकी लगाने से मन के शांति काफ़ी मिलती है, और शरीर भी इस लायक हो पाता है कि दवाइयाँ उस पर काम कर सकें। तो इन पे ध्यान दें। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा कमज़ोरी या ज़्यादा समस्या हो तो विटामिन और फ्लूइड्स के इंजेक्शन लगवा सकते हैं। बाकी जिस हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जी सर, बिल्कुल सर। सर, एक नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर साहब, कुछ मरीजों में ब्लैडर निकालना पड़ता है और आर्टिफिशियल ब्लैडर लगाना पड़ता है, कृपया इस बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्योर है और इसके साथ केमो भी चलता है? जी। तो ये हाँ, ब्लैडर की समस्या में कई बार ब्लैडर का ऑपरेशन करके ब्लैडर पूरा निकालना पड़ता है, और एक नया ब्लैडर क्लिएट करना पड़ता है, जिसको नियो ब्लैडर बोलते हैं। ये आपके स्टडी आपकी टीम ऑफ डॉक्टर्स डिसाइड करती है कि ऑपरेशन करके पूरा ब्लैडर निकालना जरूरी है कि नहीं, या कीमो रेडिएशन नाम की जो टेक्निक है जिसमें रेडिएशन और साथ में कीमोथेरेपी दी जाए, उससे काम हो सकता है कि नहीं। तो जब भी आपको सर्जरी की सलाह दी जाए तो एक बार आप ये भी पूछ सकते हैं कि रेडिएशन और कीमो की संभावना से क्या ठीक होने की संभावना है, या आप उसके लिए स्वस्थ हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें कई सारी चीज देखी जाती है, ट्यूमर रिलेटेड चीजें भी देखी जाती है, मरीज रिलेटेड चीजें भी देखी जाती हैं। तो पता लगता है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और बेस्ट क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है। जी सर। सर, नेक्स्ट सवाल है कि सर, कल फादर की कीमो की डेट है, पर कल से उनके हेड में पेन है हो रहा है और आज पेन ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। तो पेन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपको पहले भी बताया होगा कि पेन होने पे कौन सी दवाइयाँ लेनी है। कई बार पैरासीटामोल और अल्ट्रासिड जैसी की दवाइयाँ ऑलरेडी दी जाती हैं, और इनको ले सकते हैं। और इनके बाद भी राहत ना आए तो हॉस्पिटल जल्दी से आके दिखा सकते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी कल आना है वैसे प्लान। जी सर, नेक्स्ट सवाल है कि सी ए लंग स्टेज 4, मेरी मम्मी को क्रिजोटेनिब कैप्सूल 200 mg चल रही है और करीब 5 मंथ हो गए हैं। अभी 27 जून को दूसरी बार पेट सीटी हुआ है और डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि पहले ठीक है। तो क्या पहले से स्टेज कम हो रही है या मम्मी की लाइफ लंबी टाइम तक रख सकती है? जी, क्रिजोटेनिब बीमारी एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर की दी जाती है। और अच्छी बात है कि क्रिजोटेनिब नाम की दवाई कुछ सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू फ्री भी मिलने की संभावना रहती है। कुछ अध्ययन हो चुके हैं कि क्रिजोटेनिब से थोड़े एडवांस ड्रग्स के, लेकिन क्रिजोटेनिब एक अच्छी दवाई है। और क्रिजोटेनिब पे जैसे अभी बताया कि पेट स्कैन में बीमारी कंट्रोल में आई है, तो ये एक अच्छा साइन है। स्टेज चेंज नहीं होती है, बीमारी कंट्रोल बोलते हैं, लेकिन स्टेज जैसा था शुरुआत में चौथा था तो चौथा, वो स्टेज नहीं बदलती है, स्टेज सेम रहती है, लेकिन बीमारी को कंट्रोल होना एक अच्छी न्यूज़ है। तो अच्छी बात है। इसमें यदि आगे और क्रिजोटेनिब लेने के बाद भी मेरी सलाह है कि क्रिजोटेनिब से एडवांस कुछ दवाइयां होती हैं, उनके लिए फंड एप्लीकेशन पहले से ही करके रखें, ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो उसके लिए फंड पहले से रेडी रहे। तो ये विधायक कोटा या बाकी जो फंड्स है
उसकी कोशिश पहले से चालू रखें, ताकि कभी क्रिजोटेनिप पे बीमारी बढ़े तो हमारे पास आगे का ऑप्शन रेडी रहे। जी सर, नेक्स्ट सवाल है शिवम सिंह का। सर जी, मेरी माँ का स्टेज 4 का कैंसर है। अखिल सर, दवा चल रही है ट्रैगोसिस, बट इस समय काफी तकलीफ दिक्कत में है। तो जैसा बताया कि टैग्रिसो चल रहा है, मतलब कि EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर की समस्या लग रही है। तो किस कारण से क्या दिक्कत है उसका सलाह तो ओपीडी में लेना ही बेटर रहेगा। तो हमारा सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम आप ओपीडी में आके दिखा लें, तो किस तरह की समस्या है उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। और पैलिएटिव केयर के डिपार्टमेंट में भी हम लोग हेल्प लेते हैं, ताकि मरीजों की जो इंडिविजुअल समस्याएं हैं उनकी भी हेल्प की जा सके। हाँ जी सर, अगला सवाल है ब्लैडर कैंसर से जुड़कर, जैसे शैलेंद्र कुमार। सर, यूरिन ब्लैडर में कैंसर है, सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बोले हैं कि कीमो लगवाने से बंद यूरिन ब्लैडर निकालना पड़ेगा। 2 कीमो लग गए हैं, बिना निकले कीमो से सही हो सकता है क्या? और सर, 3 दिन है बायोप्सी में आया है, हाई ग्रेड आया है। ओके। तो ये देखना होगा, ये इंडिविजुअल लोगों डिटेल किस तरह का ट्रीटमेंट सही रहेगा, ये तो इस तरीके से बताना संभव नहीं है। तो हमारा सजेशन है कि हॉस्पिटल में मिल के सलाह लें तो बेटर गाइडेंस होगा, ना तो सारी चीज़ें फोन पे समझना या इस तरीके से समझना संभव नहीं है। तो मेरा हर बार हम लोग कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस पूछें। इस तरह की चीजें बार पुशन करके आई थिंक फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल मरीज का इलाज क्या बेस्ट रहेगा वो इंडिविजुअल मरीज को देख के ही डिसाइड किया जा सकता है, और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स देख के डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल सही। और सर, 2 सेंटेंस से शायद वो उसी सवाल से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है राम विहारी राय। सर, राम विहारी राय को प्रोस्टेट कैंसर है, 4th स्टेज का। पिछले सितंबर से आपके पास इलाज चल रहा है, क्या ठीक हो सकता है या नहीं? ये प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी में ये एक अच्छी बात है कि बीमारी लंबे टाइम तक कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जिसमें हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, हर तरह के ऑप्शन होते हैं। और इससे रिलेटेड कई तरह के अध्ययन भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि या तो अध्ययन में या तो अध्ययन के बाहर, जैसे भी सही लगे उस तरह से ट्रीटमेंट ध्यान से लेते रहें। बीमारी कंट्रोल करने की संभावना अच्छी रहती है प्रोस्टेट कैंसर में। और सबसे अच्छी बात है, प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 होने के बाद भी लंबे टाइम तक सर्वाइवल की संभावना होती है। फिर प्रदीप भगत जी ने लिखा पर है कि उनका एल्क पॉजिटिव लॉर्लाटिनिब चल रही है। ये ड्रग की कॉस्ट का एक इशू हो रहा है। तो लॉर्लाटिनिब अभी किसी ट्रायल में देश में नहीं मिल रही, क्योंकि ऑलरेडी ये ड्रग प्रूव हो चुकी है कि अच्छा कार्य करती है। तो मेरा सलाह रहेगी कि किसी न किसी फंड में अप्लाई करके इस रिलेटेड गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, CM PM फंड में हेल्प ले सकते हैं। और फिर और भी कुछ सोर्सेज हो सकते हैं जिनके थ्रू दवाइयों की खर्च कम किया जा सके। लॉर्लाटिनिब अभी किसी ट्रायल में नहीं मिल रही है देश में। और हॉस्पिटल में कम रहेंगे, जैसे हॉस्पिटल में आप किसी भी दिन आके OPD नंबर 28 में आ सकते हैं, तो वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। रीना राय जी, 26 को कीमो लगी थी, CT स्कैन बाकी है, 7 तारीख को डेट मिला है, पेट स्कैन। इंडिविजुअल, जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल मरीज की समस्या डायरेक्ट हल करना संभव नहीं है, और मरीज को देख के और सारी चीजों को देख के डिसीजन लिया जाएगा। न्यू ब्लडर कैसे लगाया जाता है? न्यू ब्लैडर लगाया जाता है ऑपरेशन की विधि के साथ में लगाया जाता है, और उसमें शरीर की बड़ी आंत के ही पार्ट को लेकर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, और ब्लैडर आई थिंक हाँ सारे सर, क्वेश्चन कंटिन्यू। हो गए हैं। हाँ। यस। ये हर मंथ इंजेक्शन लग रहा है, कब तक रहेगा इंजेक्शन? देखिए, इंजेक्शन मोस्ट ऑफ द केस में लंबे टाइम तक लगता है, और जब तक डॉक्टर बताएं तब तक कंटिन्यूस रखेंगे। और मेरे फादर को लंग कैंसर, अप्रैल में उनको डोसीटैक्सल कीमो चल रहा था, अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है, बीमारी बढ़ने का रिस्क भी रहता है, दोनों वजह से होती है। डोसीटैक्सल चल रहा है मतलब कि दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इससे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दवाइयों की लिमिटेशन समझनी चाहिए, और भी समझना चाहिए कि इससे बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस या कोई स्टडी इनके लिए फिट है कि नहीं। आप इसके बारे में हॉस्पिटल में आके समझ सकते हैं। TMC में चल रहा है इलाज, पहले osimertinib चल रही थी, अभी 3 हफ्ते की कीमो चल रही है, 10 साइकिल हो चुका है, और कमजोरी हो गई है, और वीकनेस और पैरालिसिस का दिख रहा है। आगे कीमो कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल मरीज को देख के ही डिसाइड किया जा सकता है कि कीमो चल सकती है कि नहीं।
फिर मेरी मदर कैलाश टीम से वर्षन चल रहा है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक हमने सारे प्रश्न ले लिए हैं। जी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने काफी समय निकालकर हमारे सवालों के जवाब दिए और अपनी बहुत अच्छी तरह से गाइड किया ब्लैडर कैंसर के इस मैनेजिंग द साइड इफेक्ट के। सो आज जितने भी हमारे दर्शक जुड़े, हमारे पेशेंट्स, केयर गिवर, हमारे वॉलंटियर और सभी ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप के इस मेंबर का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्पेशली भावना जी भी हमारे साथ जुड़ी आज टाइम निकालकर। ऐसे ही बीच बीच में हमारी मीटिंग हर महीने के बुधवार यानी कि वेडनेसडे में हर पहले बुधवार में रहती है। तो सभी से अनुरोध है कि इस ब्लैडर कैंसर सपोर्ट ग्रुप से ज्यादा लोग जुड़िए और इस बीमारी के बारे में अच्छे से जानिए और इसका फायदा लेकर आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। सो मैं सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, हमारी टीम जैसे विवेक सर, संजीव सर, अरविंद, अंतिमा, जितने भी हमारे सपोर्ट मेंबर्स हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और आज की ये मीटिंग यहीं पे समाप्त हो जाएगी। उसका नहीं नहीं, अच्छा सर एक कुछ बोलना एक हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। जसवीर सर, आपको आवाज आ रहा है मेरा? जसवीर सर। जसवीर रेखी सर। आई थिंक नहीं है। ओके, ठीक है। आई थिंक सर जुड़े थे लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से या कुछ काम है। हाँ। हाँ सर। हाँ जी। मैं फातिमा जी से अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा दर्शकों को अपने विचार शेयर कीजिए और इस मीटिंग को अनुरोध की। फातिमा जी, आप सुन रहे हैं मुझे? थैंक यू जी। जी जी फातिमा जी। संदीप जी सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जैसे कि डॉक्टर अखिल सर ने जो भी बातें बताई और जो भी क्वेश्चंस क्लियर करे सर, वो सारे अ, बिल्कुल सही बातें बताई। और जो मैडम योगा के लिए जो उन्होंने बात बोली, वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि वो एक बहुत ही जरूरी है। हमारी तनाव और अवसाद को कम करने में भी मदद करता है योगा। और ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है कि हम इससे हमारा जो भावनात्मक स्वास्थ्य और भी बेहतर होता है, और हम शारीरिक रूप से भी अच्छा फील करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है कि इस बीमारी से उभरने के लिए। तकलीफ तो होती है, तकलीफ से हमें उभरना कैसे है, ये टोटली हमारा माइंडसेट जो है वो डिसाइड करता है कि हमें अपने माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव रख के और इससे आगे बढ़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। तो मेरा तो यही था कि मैंने इसको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने आप को ठीक किया। तो मैं सब मरीजों से यही कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, घबराइए मत, और बस योगा और जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसको मानते हुए आगे बढ़िए और अवेयर रहिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। थैंक यू। अंतिमा जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस सर। यस।
गुड इवनिंग। आज की यह मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और सबसे बड़ी बात है कि योगा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और योगा तो हम लोग को सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके जितने पेशेंट हैं या फिर केयर गिवर सबको करना चाहिए। और मेंटली जो डिस्टर्ब वगैरह रहते हैं सब कुछ अच्छा होता है। जी जी। सो जी सर। थैंक यू फातिमा। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हमें सर हमें आप सभी से बस एक ही बात करना है कि ये मीटिंग आप लोगों के लिए आयोजित की जाती है, तो और हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सभी से अनुरोध है, हर महीने के प्रथम बुधवार को 4 से 5 सभी लोग मीटिंग में, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में जुड़ने का कष्ट करें, जिससे कि मतलब हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे, डॉक्टर का भी मनोबल ऊंचा रहे, क्योंकि डॉक्टर लोग भी वो अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आप लोगों के लिए आते हैं। ये बोलना था जी सर। जी बिल्कुल। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा डॉक्टर्स जुड़ेंगे, अलग अलग पैन इंडिया से लोग जुड़ेंगे, और हमें भी नए नए विषय, नए नए टॉपिक सर के साथ डिस्कशन करने में मजा आएगा। और डेफिनेटली जैसे सवाल आ रहे हैं उसी तरह से और भी कई सारे सवाल अलग अलग आएंगे, जिससे जो हमारे ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कुछ सीखने मिलेगा और हमारे जीवन में वो उनका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आज की ये मीटिंग, पहले तो जो हमारे गेस्ट है योगा टीचर भावना जी, उनका मैं फिर से शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ऐसे बीच बीच में हमें मार्गदर्शन करने आई है। डॉक्टर अखिल, डॉक्टर अनुज, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो ओपीडी में टाइम निकाल कर हमारे दर्शकों को, हमारे मरीजों को मार्गदर्शन के लिए आए। और खास करके जो इस टीम से जुड़ने के लिए जो प्रिपरेशन चलती है, जो टाइमिंग लिया जाता है, जैसे अरविंद है, अंतिमा जी है, सुचित मिश्रा जी है, हमारी संजीव सर है, विवेक सर है, की मीटिंग कब रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगा, क्या टॉपिक लेना है, उनके सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज की ये मीटिंग में यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले महीने जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले नेक्स्ट अगस्त मंथ में पहले बुधवार में डॉक्टर गगन से जुड़ेंगे और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने और सुनने मिलेगा। तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगले बुधवार को फिर से जुड़िए। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का, धन्यवाद।